जेईई एडवांस्ड एग्ज़ाम को लेकर कॉन्फिडेंस नहीं आता, या कॉन्फिडेंस आता है तो अच्छी रैंक आएगी इसको लेकर भरोसा नहीं जागता। अगर ऐसा है तो इस वीडियो को पूरी तरह देखिएगा। वीडियो के अंत तक आपका कॉन्फिडेंस यहाँ से यहाँ पहुँच जाएगा और अगले 2 महीनों में जेईई एडवांस के लिए आपको करना क्या है, इसके लिए आपको एक क्लियर कट रोड मैप भी मिल जाएगा। किन चीज़ों पे फोकस करना है, किन चीज़ों को डिस्कार्ड करना है, पढ़ाई कैसे करनी है, इन सारी बातों के लिए ये वीडियो आप अंत तक जरूर देखिए। अपनी बातों को इम्पैक्टफुली रखने के लिए, अपनी बातों को लॉजिकल ढंग से रखने के लिए मैंने जेईई एडवांस 2024 का एक पेपर यहाँ लिया है। आज आप सभी इस पेपर को मेरी नज़र से देखेंगे। क्वेश्चन के सीक्वेंस रैंडम है, मैंने अपनी सहूलियत से चुने हैं, पर प्लीज़ आप मेरी बातों को सुनिएगा। भले ही कैजुअली इस वीडियो को देखिए, पेन और पेपर लेकर मत देखिए, कैजुअली ही सही इस वीडियो को देखिए, पर पूरा वीडियो देखिएगा जरूर। जेईई एडवांस 2024 फिजिक्स पेपर 1 में ये एक हीट एंड थर्मोडायनामिक्स का क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को देखते ही एक अच्छा प्रिपेयर्ड स्टूडेंट जिसने थर्मोडायनामिक्स पे 20, 25, 50 सवाल किए हुए हैं, उसके मन में क्या ख्याल जाता है। बहुत एक लाइन का स्टेटमेंट है, 1 मोल ऑफ मोनो एटॉमिक गैस को इस साइक्लिक प्रोसेस पे लेके गया और ये मैच द कॉलम करना है। एक नॉर्मल स्टूडेंट पढ़ेगा वर्क डन इन कंप्लीट साइक्लिक प्रोसेस, फिर वो बहुत ध्यान से देखता है कि ये पीटी ग्राफ है, तो वर्क डन उसे याद आता है कि पीवी ग्राफ का एरिया है। ऐसा होता है कि नहीं, आप मुझे बताइएगा कमेंट सेक्शन में लिख के। तो पहले इस ग्राफ को पीवी ग्राफ में ट्रांसलेट करेगा, फिर देखेगा ठीक है इसका कोई बहुत विशेष फ़ायदा नहीं हुआ, एक आइसोबारिक प्रोसेस है, एक आइसोथर्मल प्रोसेस है, ये रियलाइज़ करेगा, फॉर्मूला लिखेगा, वर्क डन कैलकुलेट कर रहा है पूरे स्टेप्स में, और आंसर तक पहुँचते पहुँचते उसको लगने लगा कि तो बड़ा लेंदी क्वेश्चन है, ऐसे ऐसे 4 बार करने हैं मुझे। अगर इसी स्टूडेंट ने सीधा आंसर पे जंप करने की जगह, सीधा सॉल्यूशन पे जंप करने की जगह इन ऑप्शंस को जरा ध्यान से देख लिया होता, सबको बारीकी से पढ़ लिया होता, क्या पूछा गया है, उसके बाद भी इन ऑप्शंस को भी ध्यान से अगर देख लिया होता, तो बात ही निराली हो जाती, कलम उठाने की जरूरत ही नहीं होती। देखिए जरा इन ऑप्शंस को तो देखिए। P 1 से मैच कर सकता है, 4 से मैच कर सकता है, 4 से 2 से, माने 1, 4, 2 से मैच कर सकता है। ऐसे ही Q 1, 3, 5 से, R 5, 2, 3 से, S, अरे S तो सिर्फ 2 और 4 से ही मैच कर सकता है। जरा S पे ध्यान देते हैं। चेंज इन इंटरनल एनर्जी ऑफ गैस इन प्रोसेस MJ, 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 अरे कांस्टेंट टेम्परेचर प्रोसेस है, इंटरनल एनर्जी में चेंज कांस्टेंट टेम्परेचर प्रोसेस 0 होता है। ओहो, चेंज इन इंटरनल एनर्जी ऑफ गैस इन प्रोसेस MJ इज 0, 2। सो S मैच करेगा 2 से, S मैच कर रहा है 2 से, S मैच कर रहा है 2 से, यहां भी और यहां भी, तो या तो B आंसर है या C आंसर है। आगे बढ़ते हैं। A और D तो डिस्कार्ड हो गया, B और C के बारे में सोच रहे हैं। B और C, P4, P4, P निकाल के क्या फायदा है, यहां भी P4 है, यहां भी P4 है, कोई फायदा नहीं है, P को देखना ही नहीं है। Q1, Q3, हाँ Q के ऊपर सोच सकते हैं। R2, R5, Q या R के ऊपर अब हमें सोचना चाहिए, किसी एक के बारे में, Q के बारे में चलिए सोचते हैं। फिर से चेंज इन इंटरनल एनर्जी इन प्रोसेस JK कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस है, बट इंपॉर्टेंटली किसी भी आइडियल गैस के इंटरनल एनर्जी में चेंज किसी भी प्रोसेस में NCV डेल्टा T होता है। मोनो एटॉमिक गैस है, 1 मोल है, N1 है, CV 3/2R है, डेल्टा T 2T0 है, 3/2R इंटू 2T0, दिख गया आंसर 3RT0, 3। तो ये कौन सा था, Q मैच कर गया 3 से, Q मैच कर गया 3 से, आंसर B हो गया, कलम उठाने की जरूरत नहीं है। ये क्वेश्चन को आप क्या कहेंगे, एक क्या ये अजूबा क्वेश्चन है, बहुत ही नयापन लिए हुए है, इसके लिए आपको बहुत सारा रिसर्च करके जाना चाहिए था, तब आप ये क्वेश्चन करेक्ट कर पाएंगे? आंसर है नहीं,
ये एक रूटीन क्वेश्चन है, बेहद रूटीन क्वेश्चन, जिसको शायद इस फॉर्मेट में आपने नहीं किया होगा, या बिल्कुल यही यही लिखा हुआ आपने नहीं किया होगा, पर इस जैसा क्वेश्चन आपने कई किया होगा, इसके टुकड़ों को कई बार किया होगा, और उससे भी इम्पॉर्टेंट, ये सब होने के बाद भी आपको ये क्वेश्चन लेंदी महसूस हो रहा है क्योंकि आप ऑब्जर्वेशन प्रॉपर नहीं कर रहे हैं। एप्टीट्यूड की प्रॉब्लम है। आपको ऑब्जर्वेशन क्वेश्चन को पूरी टोटलिटी में देखना होगा, पूछा क्या गया है, ऑप्शंस किस तरीके से बनाए गए हैं, इन चीज़ों को अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आपको क्वेश्चन लेंदी नहीं लगेगा, अजूबा नहीं लगेगा। यार ये सर ये तो एक क्वेश्चन ऐसा आया। ये देखिए दूसरा क्वेश्चन, ये 1 2 3 4 प्लेट्स हैं और किसी भी 2 प्लेट के बीच का कैपेसिटेंस बेसिकली लिखा हुआ है, दिया हुआ है C0। अब इन प्लेट्स को आपस में कई तरीके से कनेक्ट किया गया है। ऐसे भी क्वेश्चन हम लोग सुबह शाम बनाते हैं। ये 1 2 3 4 प्लेट हैं जो सबसे कॉमन तरीके का क्वेश्चन आप बनाते हैं, जो शायद हर बच्चे ने मल्टीप्लेट कैपेसिटर पढ़ते समय सबसे पहली बार पढ़ा है। कि ऐसे बहुत सारे पैरेलल प्लेट्स हैं, स्कूल एग्जाम में आता है, पहली बार पढ़ा मतलब ये बोर्ड एग्जाम में आता है क्वेश्चन। तो इसके इवन या ऑल्टरनेट प्लेट्स को, आई एम सो सॉरी, ऐसा नहीं, जस्ट एक मिनट मुझे दे दीजिए, माफ़ कर दीजिए मैंने गलत ड्राइंग बना दी। हाँ, ये ऑल्टरनेट प्लेट्स को कनेक्ट कर दीजिए, ऑड नंबर्ड प्लेट्स को एक साथ कनेक्ट कर दीजिए, इवन नंबर प्लेट्स को एक साथ कनेक्ट कर दीजिए, इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच में इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बताइए। तो ये क्वेश्चन ऐसा है जो मैंने किसी ने भी जेई की पढ़ाई पढ़ी है, भले ही जेई मेन की पढ़ाई पढ़ी है सो कॉल्ड, उसको भी आता है कि ये 3 कैपेसिटर पैरेलल में। तो ये बहुत सारे तरीकों से प्लेट को कनेक्ट किया गया है, बहुत सारे तरीकों से प्लेट को कनेक्ट किया गया है। इनमें से अगर आप ध्यान से पढ़ेंगे तो एक समझना होगा आपको कि एक तरीका ऐसा ही है। कौन सा है जरा मैं भी ढूंढ लूं। S3 sorted to S1 and S2 sorted to S4, प्लेट 3 to 1 2 to 4, ये S ऑप्शन। तो इसका आंसर तो आपको याद है, 3C0। S1 B और C में से कोई एक होगा। अब B और C में से कौन सा होगा ये जानने के लिए P को देख सकते हैं, Q को देख सकते हैं या R को देख सकते हैं। दैट मीन्स ये चारों पार्ट आपको सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। मैं इस बात पे स्ट्रेस दे रहा हूँ, कोई भी 2 पार्ट सॉल्व करने से आपका काम बन जाएगा। तो चारों को सॉल्व करने जाएंगे, आंख बंद करके काम करना शुरू कर देंगे, एकदम P को पहले मैच कराया कैलकुलेट करके, फिर Q पे गए, देख ही नहीं रहे हैं कि ऑप्शन में क्या है, क्या P और Q को मैच कराने से काम बन चुका है, आपका ध्यान उस पर जा ही नहीं रहा है। वैसे P और Q को मैच कराने से काम नहीं बनेगा। 3 2 तो एक्चुअली आपको पकड़ना वहीं से चाहिए। हिंट है क्वेश्चन में, एनफ हिंट है कि S से पकड़ो। R की वैल्यू 2 या 4 हो सकती है, R मैच कर सकता है 2 या 4 से, तो R से पकड़ो, S से पकड़ो, P से क्यों पकड़ना। तो इसको फिर अलग अलग तरीके से कनेक्ट किया गया अगर आप देखेंगे तो। बट इंपॉर्टेंट बात यह है कि जो क्वेश्चन आपको लेंदी लग रहा है वो सिर्फ इसलिए लेंदी लग रहा है क्योंकि आप आंख बंद करके क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। आप बिल्कुल पहला दूसरा तीसरा सब लग रहा है कि मुझे आता है, करते जाओ। थोड़ा तो ऑब्जर्व करो। एप्टीट्यूड टेस्ट, कंप्लीट टोटलिटी में ऑब्जर्वेशन बहुत जरूरी है। इस क्वेश्चन को देखिए, कैसा क्वेश्चन है ये। ये क्वेश्चन ऐसा है कि इसको भी हम उस तरीके से, जैसा मैं अभी बोल रहा हूं कि पहले टोटलिटी में देखें तो कर सकते हैं, बट इसके चारों ऑप्शंस इतने सिंपल हैं, इतने स्ट्रेट फॉरवर्ड है, इसमें कोई दम ही नहीं है। किसी ने भी जरा सी भी पढ़ाई करी है तो यूं कर देगा 2 मिनट के अंदर। कहानी लिखी है, अब कहते हैं कि इस स्विच को बंद कर दिया, तो स्विच को बंद करते ही यहां करंट क्या होगा। अरे ये सिंपल LR सर्किट है भैया, बोर्ड एग्जाम का क्वेश्चन हो गया, बोर्ड लेवल का क्वेश्चन हो गया। इसको स्विच को बंद करते ही यहां करंट क्या होगा। लंबे समय के बाद यहां करंट क्या होगा, 0 ही होगा। I2 को लंबे समय के बाद का करंट कहा गया, अगर मैं गलत नहीं हूं। द करंट अटेन्स ए स्टेडी वैल्यू U2, I2 की वैल्यू 0, मतलब Q मैच करेगा 1 से, Q मैच करेगा, Q तो मैच ही नहीं कर रहा है 1 से, इसका मतलब मैंने कुछ I2 गलत समझ लिया। 1 मिनट देख लेते हैं।
अच्छा, आई एम सो सॉरी, देखो मैं तुम्हें बताते बताते मैं ही गोल हो गया। इसको बंद करने से तुरंत बाद जो करंट I1 जीरो होगा ना। इंडक्टर तो ऐसी चीज़ है जो करंट में चेंज को सडनली अलाउ नहीं करती है। तो स्विच को बंद करते ही इस पाथ में करंट क्या होगा, जीरो। तो I1 जीरो है, P1 से मैच करना चाहिए, P1 से 3 जगह पे मैच कर रहा है, मतलब अब एटलीस्ट इस पे ध्यान नहीं देना है। ऐसे ही यार, अब I2 लिखना है, वो भी बहुत सिंपल है लंबे समय के बाद। तो ये जीरो रेजिस्टेंस की तरह हो गया, 20/5 4 हो गया, देखो कहाँ मैच कर रहा है। तो एक्चुअली में चारों पार्ट सिंपल है, कहीं कुछ नहीं है। इसके बाद इसको खोल दिया गया, इसको बंद कर दिया गया, तो ये एक LC सर्किट बन गया। LC सर्किट की ऑसिलेशन की फ्रीक्वेंसी, एंगुलर फ्रीक्वेंसी ω0 पूछी गई, 1/√LC। ये क्या है, ना तो ये लेंदी है ना कठिन है, बस आपको पढ़ के, और ऐसे क्वेश्चन कि स्विच को यहां किया, फिर यहां किया, फिर यहां किया, 2-3 स्टेप वाले क्वेश्चन, ऐसे तो मुझे लगता है IIT JEE और JEE एडवांस में 20 बार पूछे गए हैं। तो जिस बच्चे ने पास्ट ईयर के कुछ क्वेश्चन भी बनाए होंगे उसको भी आता है। हाँ, एक बात और पास्ट ईयर से मेरा मन में आया कि मैं ये बोलूं, क्या इसमें से कुछ भी ऐसा है जो पास्ट ईयर में नहीं पूछा गया होगा? सब मिल जाएंगे आपको कहीं ना कहीं, एवरीथिंग इज देयर। अब ये क्वेश्चन है, ये ऑफ कोर्स देखने में थोड़ा नयापन लेके है, मतलब पढ़ने में थोड़ा नयापन लेके है। हालांकि जो स्टूडियस स्टूडेंट होते हैं उन्होंने इस सिस्टम को भी कहीं ना कहीं हैंडल किया हुआ है, देखा हुआ है। ए लाइट रे इज इंसिडेंट ऑन सरफेस ऑफ ए स्फीयर, एक स्फीयर है, यहाँ एक लाइट रे इंसिडेंट है, ये नॉर्मल है, ये लाइट रे रिफ्रैक्ट होके यहाँ गई। फिर क्वेश्चन कहता है कि ठीक है, यहाँ पे एक हिस्सा लाइट का रिफ्लेक्ट हो गया, और रिफ्लेक्ट होने के बाद यहाँ पे फिर से रिफ्रैक्ट होके बाहर निकल आया, ऐसा। तो ऐसा बहुत लोगों ने देखा होगा। ये डायग्राम अनूठा नहीं है, जिन्होंने अपनी NCERT बुक भी पढ़ी है, शायद उसमें मैं गलत नहीं हूँ तो रेनबो को डिस्क्राइब किया गया है, वहाँ एटलीस्ट कम से कम ये डायग्राम दिया गया है, आपने देखा है। तो इसमें अब कुछ सिचुएशंस बना दी गई हैं। हाँ, अल्फा यहाँ पे, ये थीटा जो है ये फाई नॉट, सॉरी नहीं, एक मिनट, थीटा नॉट है। एंगल ऑफ इंसिडेंस थीटा नॉट है क्वेश्चन की भाषा में, और ये इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे, इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे एंगल ऑफ डेविएशन, शायद इसको लिखा गया है अल्फा। टोटल एंगल ऑफ डेविएशन ऑफ द इमर्जेंट रे विथ रिस्पेक्ट टू इंसिडेंट रे इज अल्फा। अब इतने सारे ऑप्शन हैं, क्या इनमें से सबको सॉल्व करना जरूरी है? अगर सबको सॉल्व करने जाएंगे तो हो सकता है आपको क्वेश्चन लेंदी लगे। फिर से उस टेक्निक पे आइए, आपको दिखेगा कि सबको सॉल्व करना जरूरी नहीं है। कहाँ से पकड़ें, सबसे आसान कहाँ से होगा, जरा देख लेते हैं एक बार। P5 या 3 में से कुछ होना चाहिए। ओके भाई, मान लिए Q तो P से भी पकड़ सकते हैं, 2 तो कम से कम, R में 1 है, Q में 1 2 है, R में भी 1 2 है, S में 4 या 5 की गुंजाइश है। हाँ, तो ठीक है, P Q R S जो आपको आसान लग रहा है इनमें से, वहाँ से आप शुरू कर सकते हैं। P से शुरू कर सकते हैं। इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 2 है, अल्फा 180 डिग्री। हो, अल्फा 180 डिग्री, अल्फा 180 डिग्री मतलब या तो ये लाइट रे ऐसे इंसिडेंट हुआ हो तो यूं गया यूं वापस आ गया 180 डिग्री, या फिर एक ऐसा एंगल होना चाहिए कि यूं जाने के बाद ये और ये एक दूसरे के पैरेलल हो। तो 2 आंसर हो सकते हैं। एक 0 डिग्री का एंगल ऑफ इंसिडेंस तो बिल्कुल गिवन है कि होगा ही होगा, इसमें कोई दो राय है ही नहीं। तो P जो है वो 0 डिग्री से तो मैच करेगा, लेकिन 0 के अलावा भी कोई एक एंगल हो सकता है, इसलिए आपको जांच करके देखना पड़ेगा, एक स्टेप करना पड़ेगा। बट कीजिए, मैं वो कर नहीं रहा हूँ कि किस एंगल पे इंसिडेंट होने से ये इंसिडेंट रे और इमर्जेंट रे एक दूसरे के पैरेलल निकलेंगे, एक करना पड़ेगा। उसके बाद शायद इनमें से कोई एक और कर देंगे तो मामला खत्म हो जाएगा। सो द इंपॉर्टेंट थिंग इज कि ठीक है, ये थोड़ा सा मान लेते हैं मुश्किल ही सवाल है, पर कितना लेंदी है, बहुत लेंदी नहीं है। आप अभी भी देखिए ध्यान से, ठीक है। तो n की 2 अलग अलग वैल्यूज के लिए ये लाइट रे ऐसे गई और ऐसे निकली, इसके लिए एंगल कितना होना चाहिए, अगर आप चेक कर पाएं तो आपको इस क्वेश्चन का आंसर बड़े आसानी से मिल जाएगा। ये देखिए,
क्या ये सच में आईआईटी का क्वेश्चन है? अरे है क्या भाई? एक सब्सटेंस का स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी टेम्परेचर पे ऐसे डिपेंड कर रहा है, सी कांस्टेंट है, के डायमेंशनलेस कांस्टेंट है, टी टेम्परेचर है, एब्सोल्यूट टेम्परेचर। बस इतना ही क्वेश्चन में ट्रिक है कि एब्सोल्यूट टेम्परेचर है। अब क्वेश्चन में लिखा है कि कितना हीट देना पड़ेगा 1 kg सब्सटेंस का टेम्परेचर -73 से 27 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ाने के लिए। इट इज इक्वल टू n इंटू के, व्हाट इज वैल्यू ऑफ एन। तो भैया ये क्या है? कुछ नहीं है, ये आपको सिर्फ ये पता होना चाहिए कि अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड इज इक्वल टू ms dt इंटीग्रेशन फ्रॉम T1 टू T2, खत्म बात। अब जिसने कैलोरीमेट्री पढ़ा ही नहीं है उसकी बात अलग है, पर जिसने पढ़ा है, 10 सवाल भी बनाए हैं, उसके लिए ये सवाल मुश्किल कैसे हुआ? कितना टाइम लगने वाला है इसमें? बहुत सिंपल क्वेश्चन है हकीकत में। ये डॉपलर इफेक्ट पे क्वेश्चन है। जो डॉपलर इफेक्ट पढ़ के गए हैं, किसी भी किताब से, स्कूल लेवल बुक से भी अगर 10 सवाल बनाए, पास्ट में आए हुए IIT JEE के कुछ सवाल बनाए, इसके भी ट्रेस मिल जाएंगे आपको IIT JEE के क्वेश्चंस में। IIT JEE जब मैं बोलूं तो IIT JEE प्लस JEE एडवांस सुना कीजिए। डॉपलर इफेक्ट का क्वेश्चन, ये दोनों एक दूसरे को सोर्स और ऑब्जर्वर अप्रोच कर रहे हैं, तो फ्रीक्वेंसी अपरेंट इतनी है, जब उसी वेलोसिटी से एक दूसरे से दूर जाएंगे, रिसीड करेंगे तो क्या होगा। तो डॉपलर इफेक्ट का फॉर्मूला इस केस में और इस केस में अगर आपको लिखने आता है तो 2 मिनट का सवाल है। 2 मिनट ज़्यादा बोल गया मैं। ये क्या है? जिसने JEE मेन के लिए पोलराइजेशन का चैप्टर पढ़ा था, JEE मेन के लिए पढ़ा था, JEE मेन में शायद कठिन क्वेश्चन आया होगा, हो सकता है किसी शिफ्ट में, उसकी तुलना में ये बेहद आसान सवाल है। आज जिसने नहीं पढ़ा उसके लिए तो ये अजूबा है ही, फ्रेंच लैंग्वेज है फिर ये। यहाँ पे 2 पॉइंट्स की चर्चा हो रही है, पर बेसिकली बात मोटे तौर पे आप पढ़िएगा, बात ये हो रही है कि एक अनपोलराइज्ड लाइट को एक पोलराइजर से पास किया, फिर दूसरे पोलराइजर से पास किया। इसकी पास एक्सिस से 45 डिग्री पे है, तो यहाँ जो लाइट होगी उसकी इंटेंसिटी क्या होगी? मोटे तौर पे ये क्वेश्चन ये है। तो फर्स्ट पोलराइजर से पास होने पे आधी हो गई, और उसके बाद सेकंड पोलराइजर से पास हुई, तो जो लॉ ऑफ मैलस है उसको यूज करके आप फाइनल इंटेंसिटी लिख सकते हैं। मतलब ओरली सॉल्व हो जाएगा, कुछ करने की जरूरत ही नहीं है क्वेश्चन को। ये देखिए, यूनिट एंड डायमेंशन का क्वेश्चन, देख के सब लोग खुश, ये तो बना देंगे, बना भी देंगे पता है। पर फिर से एक स्टूडेंट जो सेलेक्ट नहीं होने वाला है, हो सकता है आधे घंटे तक इस क्वेश्चन में उलझा रहे। एक स्टूडेंट जो घबराया रहता है, जिसको पता है कि ये JEE एडवांस्ड का पेपर दे रहा है, वो 5-10 मिनट खराब कर दे और हो सकता है आंसर ना आए। एक अलग तरह का डिमोरलाइजेशन की यूनिट डायमेंशन का क्वेश्चन नहीं बन रहा है। और एक स्टूडेंट जिसको टॉप रैंक लाना है, वो पहले, एक तो जिसने बहुत प्रैक्टिस की है, उसको हो सकता है आंसर भी याद हो। ये इस तरह का क्वेश्चन है, पर ठीक है, उस लेवल की प्रैक्टिस नहीं की है, तो भी पूरे को टोटलिटी में देखना जरूरी है। मैं बार बार क्या कह रहा हूं, ऑप्शंस देखिए। पहले भी आज 2 साल पहले के वीडियो देखेंगे, 1.5 साल पहले के, उसमें भी कह रहा हूं मैं, ऑप्शन देखिए, देखते ही नहीं आप लोग। देखिए ऑप्शन, अरे अल्फा, बीटा, गामा, डेल्टा की वैल्यू, तो बीटा तो हर जगह n दिया हुआ है, -n। ओह, तो बीटा की वैल्यू तो दी हुई है, n एक इंटीजर है, बीटा -1 है, -n है, तो -1 1 मिनट मानो ना यार। बीटा -1 है तो अल्फा कितना है, गामा कितना है, डेल्टा कितना है, ये बताना है। अगर तुमने ये पकड़ लिया तो क्वेश्चन में जो टाइम लगना था उसका आधा का आधा लगेगा। ये डायमेंशनलेस होना चाहिए, e की पावर अल्फा, h की पावर गामा, c की पावर डेल्टा, और एप्सिलॉन नॉट रेस्ट टू द पावर बीटा। बीटा क्या है, -n, एप्सिलॉन नॉट को इधर कर देते हैं। ये डायमेंशनलेस कांस्टेंट के इंटू एप्सिलॉन नॉट टू द पावर n को 1 मान लेता हूँ, -n है तो इसको इधर लेके आए, ये 1 हो गया। तो कुल मिला के
अब ये क्वेश्चन पहले जो दिख रहा था उसकी तुलना में काफ़ी आसान हो गया। अब आप जल्दी से अल्फ़ा, गामा और डेल्टा डिसाइड कर सकते हैं अगर इसकी वैल्यू 1 है तो। उसी कॉन्टेक्स्ट में आप 2n है, n है, -n है, क्या है, ये डिसाइड करके जल्दी से बता सकते हैं। और अभी भी यहाँ पे फर्दर अगर थोड़ा सा अच्छे से ऑब्जर्वेशन करेंगे तो बहुत जल्दी डिसाइड कर सकते हैं, बहुत जल्दी। कैसे? अगर आप देखेंगे तो ई चार्ज, इसमें चार्ज जैसी कोई चीज़ है क्या? इसमें सिर्फ इसमें है। तो सिर्फ चार्ज का डायमेंशन दोनों तरफ अगर आप देख लें, चार्ज या करंट जो बोलें, फंडामेंटल क्वांटिटीज में लिख रहे हैं, तो उससे आप पट से पता लगा लेंगे कि अल्फा कितना है, सो ऑन सो फोर्थ। तो ऑब्जर्वेशन बहुत जरूरी है, माइन्यूट ऑब्जर्वेशन, डिटेल्स पे ध्यान देना। कि एक क्वेश्चन है जिसको मैं मान सकता हूं कि मैक्सिमम लोगों के लिए कठिन साइड पे है, मैक्सिमम लोगों के लिए, सबके लिए नहीं। ये एक करंट कैरिंग वायर दिया गया है और 2 पॉइंट दे दिए गए, एक पॉइंट इधर है कहीं, एक यहां है, और कहा जा रहा है कि यहां से यहां चल के गए स्ट्रेट लाइन पे तो B.dl का इंटीग्रेशन, एक जनरल मेथड जिसमें कोई बहुत हाई-फाई हम माइन्यूट ऑब्जर्वेशन नहीं कर पा रहे हैं, बट एक जनरल मेथड मेरी बुक में, प्रॉब्लम वाली बुक में ये बहुत पहले से दिया हुआ है, और 2 बार दिया हुआ है ये क्वेश्चन। 2 बार मतलब एक क्वेश्चन और उस पर बेस्ड फिर दूसरा क्वेश्चन। तो एक तरह से जिन्होंने किया उन बच्चों को याद हो गया होगा इसका आंसर। बट एनीवे, यहाँ पे एक थोड़ा सा, अगर आपने ऐसा कुछ भी नहीं पढ़ा है, एम्पियर्स लॉ जानते हैं, तो यहाँ लिखा तो हिंट तो है नहीं कि एम्पियर्स लॉ लगाना है, एम्पियर्स लॉ लगाना है। अगर ये आपको समझ में आ गया, उसके बावजूद एक छोटा सा ज्योमेट्रिकल ऑब्जर्वेशन जब आप करेंगे तो आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। सॉल्व नहीं कर रहा हूँ मैं, बट ठीक है, इसको थोड़ा कठिन कैटेगरी में रख सकते हैं। बट यहाँ जो रिक्वायरमेंट है, कोई बहुत हाई-फाई मैथमेटिक्स, हाई-फाई कॉन्सेप्ट छुपा हुआ फिजिक्स ओलंपियाड का क्वेश्चन कुछ नहीं है, सब सिंपल ऑब्जर्वेशन। ये एक पार्टिकल पे ऐसा फोर्स लग रहा है, SHM होता है, सबने देखा है, सब जानते हैं कि SHM। हाँ, हम में से अधिकांश लोगों ने जो क्वेश्चन बनाया था पढ़ाई के दौरान, वो ये बनाया था कि ये SHM है, इसका टाइम पीरियड निकालो। इन्होंने क्या पूछ लिया? कुछ और पूछ लिया शायद। टाइम 0 पे पार्टिकल x = 1 पे है, पोजीशन एंड मोमेंटम एट दिस दैट टाइम बताइए। सबसे पहला इक्विलिब्रियम, फोर्स जहाँ 0 है, इक्विलिब्रियम कितना हो गया? 1/2। ऐसे ही दिख रहा है इसलिए बोल रहा हूँ, मैं क्वेश्चन सॉल्व करने के मूड में नहीं हूँ, लेकिन एकदम से दिख जा रहा है, अब क्या करूँ उसको। ये ऐसा सीन है, ये इक्विलिब्रियम है, यहाँ से पार्टिकल को छोड़ा है टाइम 0 पे। ये जो 20 है, 20 को मास से डिवाइड कर दीजिए 5 से, तो एक्सेलरेशन = हो गया, ऐसा कुछ हो गया, देख लीजिएगा। ये ω² है, इससे आपको टाइम पीरियड पता है। पार्टिकल को टाइम 0 पे यहाँ से छोड़ा है, पॉजिटिव एक्सट्रीम से, तो SHM का इक्वेशन क्या होता है? A cos ωt, A sin ωt + π/2। A कितना है? 0.5 मीटर। उसके बाद जो पूछा है वो बहुत ही आसान चीज़ है, पोजीशन पूछा है, t = π/4, t = π/4 लिख दीजिए, जो आ गया वही पोजीशन है। उस जगह पे स्पीड पता है तो मोमेंटम पता है, इतना ही तो क्वेश्चन है। अब इस क्वेश्चन को क्या कहा जाए? क्यों कॉन्फिडेंस नहीं जागता आपका? क्या ये क्वेश्चन जेईई मेन में पूछे गए क्वेश्चन से बहुत मुश्किल है? नहीं। अब आप ये मत बोलिए कि सर पेपर 2 क्यों नहीं डिस्कस किया, पेपर 2 ज़्यादा कठिन था। बहुत से लोग ये कमेंट्री लिखने वाले हैं। आप पेपर 1 में मैं जितना बोल रहा हूँ उतना कराइए, आप तो ऐसे ही सेलेक्ट हो गए। पेपर 2 को तो देख लेंगे, कठिन कुछ भी नहीं था। मिसकॉन्सेप्शन, आपके मन में ठूंस दिया गया है कि कठिन होता है, आपके मन में भर दिया गया है कि जेईई मेन की पढ़ाई अलग होती है, जेईई एडवांस की पढ़ाई अलग होती है। सब सारे प्रॉब्लम की जड़ ही है। अब ये मॉडर्न फिजिक्स का एक क्वेश्चन है, ये भी क्वेश्चन है रिपीट। हर अच्छे स्टूडेंट ने इस तरह के क्वेश्चन देखे होते हैं, किए होते हैं। जिसने PYQs बनाए हैं उसको भी इस तरह के क्वेश्चन मिले हैं। छोड़ो जेईई एडवांस, जेईई मेन में आए हुए हैं दर्जनों बार ये क्वेश्चन। एक पार्टिकल पे जो फोर्स लग रहा है वो इस तरीके से बदल रहा है, बल्कि क्वेश्चन तो ऐसा होता ही नहीं है, ये नहीं दिया होता है, ये दिया होता है कि ये पोटेंशियल एनर्जी ऐसे बदल रहा है, तो -du/dr करके आप फोर्स लिखते हैं।
इन्होंने तो बेचारों ने शराफत में वो भी लिख दिया अब लेकिन सर्कुलर ऑर्बिट में एक पार्टिकल घूम रहा है, बोर्स क्वांटाइजेशन रूल एप्लीकेबल है, ऐसे क्वेश्चन आपने किए होते हैं। इनफैक्ट ग्रेविटेशन के चैप्टर में भी कई बार आपने किए होते हैं, बट उसके बावजूद क्वेश्चन उतना भी सिंपल नहीं है, क्योंकि मोर देन वन करेक्ट टाइप है और आपने जो बेसिक इक्वेशंस फ्रेम करने सीखे हैं वो तो ठीक है, बट फिर से एप्टीट्यूड उन इक्वेशंस को मिक्सअप करके इन रिजल्ट्स तक पहुंचने में आपको 2 मिनट का समय लग सकता है, किसी किसी को 10 मिनट भी लग सकता है। अब v जो है वो इन्हीं टर्म्स, इन्हीं पैरामीटर्स में चाहिए। आपने v निकाल दिया और आप सोच रहे हैं कि कोई मैच नहीं कर रहा है। नहीं नहीं, आप बच्चे ऐसा भी करते हैं, उन्होंने v निकाला और उनका आंसर सही है, पर उन्होंने देखा है मैच नहीं कर रहा है तो बोले ये तो गलत है। वो ये देख ही नहीं रहे हैं कि उन्होंने जिन टर्म्स में v को निकाला है उस टर्म में पूछा ही नहीं गया है। उन्होंने जिस टर्म में v को लिखा है उनके, मान लो एक बात की बात पे बोल रहा हूं, उनके एक्सप्रेशन में k नहीं है, कुछ और है। यहां k है, वो इतना माइन्यूट ऑब्जर्वेशन नहीं कर पाते, उनको लगता है कि मेरा जो v की वैल्यू आई वो यहां नहीं है, जबकि यहां है। प्रॉपर वेरिएबल के टर्म्स में लिखना है आपको इस r को इन वेरिएबल्स के टर्म्स में लिखना है, इसलिए ऑप्शन को फिर से बहुत ध्यान से देखना है। ये नहीं कि क्वेश्चन पढ़ के देखा r निकालना है, v निकालना है, e निकालना है, निकालने लगे। निकालना नहीं है, वो सब ऑलरेडी निकला हुआ है। इक्वेशन लिख दोगे तो आपको r को, v को, e को इन वेरिएबल के टर्म्स में लिखना है जो इस ऑप्शन में पूछे गए हैं। समझ रहे हैं आप बात को? तो ऑप्शंस को देखिए, ऑप्शंस को देखिए, ऑप्शंस को देखिए, ऑप्शंस को देखिए। चीख रहा हूं, चिल्ला रहा हूं। फिर से ये हल्का वायर है, ये थोड़ा भारी वायर है, ये फिक्स्ड एंड है, ये फिक्स्ड एंड है। इस स्ट्रिंग पे एक स्टैंडिंग वेव का फॉर्मेशन हुआ है और ये पॉइंट नोड है। ये क्वेश्चन तो आम क्वेश्चन है, मतलब एकदम कॉमन क्वेश्चन है। नोड है, उधर कितने लूप, इधर कितने लूप, ये तो बच्चे बनाते ही बनाते हैं, एकदम रूटीन क्वेश्चन है। इन्होंने क्या बदलाव किया? सिर्फ एक दो ऑप्शन में एंटी नोड की चर्चा कर रहे हो। वो कह रहे हैं कि मान लो ये पॉइंट एंटी नोड है, अब क्या हो? अरे तो जिसने रटा नहीं है, जिसको फंडामेंटली पता है कि ये क्वेश्चन नोड जब यहां माना था तो क्या किया था, तो एंटी नोड वहां होने से क्या करना है ये भी उसको पता है। ऑप्शन डी में ये भी कहा गया है कि पॉइंट एंटी नोड हो ही नहीं सकता इस कंडीशन में, वो भी चेक करना है। तो जस्ट एक छोटा सा ट्वीक है, डिफरेंस है, लेकिन वो बहुत भारी कॉन्सेप्चुअल डिफरेंस है नहीं। अगर आप यहां नोड रहने से कैलकुलेशन करना जानते हैं तो यहां एंटी नोड लेके क्या करना वो भी आप जानते हैं भाई। एकदम रूटीन गोलमोल क्वेश्चन। ये क्वेश्चन ऑप्टिक्स का, रे ऑप्टिक्स का क्वेश्चन। ये देखिए, इस पॉइंट की इमेज यहीं पे बननी, बिल्कुल ऐसा ही क्वेश्चन। रे ऑप्टिक्स के अगर आपने 100 सवाल बनाए हैं तो 2-3 बार तो जरूर किए होंगे, कभी मिरर के साथ, कभी लेंस मिरर के कॉम्बिनेशन के साथ। ऑब्जेक्ट का इमेज ऑब्जेक्ट के ऊपर है। सभी को पता है ये तब होगा जब लाइट रे का पाथ कहीं पे इन्वर्ट हो जाए। ये लाइट रे जो यहां से चली है, रिफ्रैक्ट हुई, रिफ्रैक्ट हुई, इस मिरर पे नॉर्मली इंसिडेंट हुई तो बिल्कुल वैसे ही लौटा दी गई, अब ये वहीं पहुंच जाएगी। हाँ, इसमें यह जरूर है कि कुछ बच्चों के लिए लेंदी है और कुछ बच्चों के लिए बहुत छोटा है। उनके लिए ये खास तौर पे लेंदी है जो बिल्कुल फॉर्मूला बेस्ड काम करते हैं। वो फंडामेंटल प्रिंसिपल को किनारे ही कर देते हैं। वो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन, स्नेल्स लॉ, सब भुला देते हैं और सिर्फ फॉर्मूला पे काम करते हैं। उनके लिए क्वेश्चन लेंदी है थोड़ा। वो पहले यहाँ पे एक लेंस देखेंगे, फिर ये दूसरा लेंस देखेंगे, फिर ये मिरर देखेंगे और पता नहीं क्या क्या फॉर्मूला लगाएंगे, इसको इक्विवेलेंट मिरर में कन्वर्ट करेंगे। और हो सकता है उनमें से अधिकांश लोग बोलें तो बहुत लेंदी है, छोड़ दो। मैं गलत बोल रहा हूं तो बताइए, आप में से अभी भी बहुत सारे लोग ऐसे करेंगे। इस क्वेश्चन को नहीं करना है। यहां रिफ्रैक्शन, रिफ्रैक्शन एट प्लेन सरफेस, फिर रिफ्रैक्शन एट कर्व सरफेस एंड द क्वेश्चन इज फिनिश्ड। 2 छोटे से स्टेप लिखने से क्वेश्चन खत्म है। करके देखिए, फॉर्मूला लिखने की जरूरत नहीं। तो ऑफ कोर्स द मेथड यू चूज इज इंपॉर्टेंट, बट स्टिल ये एक ऐसा क्वेश्चन है
जिसको करना ही चाहिए आपको बिना घबराए हुए। लेंदी लगने लगेगा, अगर ये लेंदी जा रहा है तो थोड़ा सा रुकिए। पहले देखिए हम गलती क्या करते हैं, हम असेस नहीं करते हैं कि काम कितना लंबा है। हम एग्जाम हॉल में ये नहीं सोच पाते कि पहले इस लेंस का फोकल लेंथ लिखना है, फिर इसका लिखना है, फिर ये दोनों को कंबाइन करना है, फिर एक मिरर है, मतलब एक लेंस का सिल्वरिंग किया गया है तो उसको इक्विवेलेंट मिरर में कन्वर्ट करके उसका फोकल लेंथ लिखना है, पता नहीं क्या क्या। तो थोड़ा स्टेप्स ज़्यादा लग रहे हैं। उसकी जगह दूसरा मेथड सोचो, फंडामेंटल। ये प्लेन सरफेस पे रिफ्रैक्शन, ये कर्व सरफेस पे रिफ्रैक्शन, खत्म। यहाँ रिफ्लेक्शन तो इस पे नॉर्मली गिरा, नॉर्मली रिफ्लेक्ट हो गया, रिफ्लेक्शन का कुछ करना नहीं है आपको। मतलब यहाँ रिफ्रैक्शन होने के बाद जो इमेज बनेगी वो इन्फिनिटी पे बनेगी, लाइट रेज पैरेलल हो जाएंगी, बस। समझ रहे हो बात को? सोच के देखो। अब ये फिर से एक क्वेश्चन है जो पास्ट के किसी IIT जेई एडवांस के क्वेश्चन से इंस्पायर्ड है कि एक टैंक है पानी का, इसमें पानी भरा है, यहाँ एक छोटा होल है, कितनी देर में टैंक खाली हो जाएगा, ब्ला ब्ला। हाइट पानी की यहाँ से यहाँ आ जाएगी कितनी देर में। अब उन्होंने सिर्फ एक ट्वीकिंग किया, एक छोटा सा चेंज किया। दो एक जैसे टैंक हैं, एक में यहाँ होल किया, एक में होल नहीं किया पर एक पाइप लगा दिया और ग्राउंड पे जाके यहाँ पानी निकल रहा है। इन दोनों में क्या अंतर है? सिर्फ बच्चे को इतना फंडामेंटली पता होना चाहिए कि यहाँ जो स्पीड ऑफ इफ्लक्स है वो √2gh है और यहाँ जो स्पीड ऑफ इफ्लक्स है वो इस हाइट पे डिपेंड करेगा, √2g कैपिटल H। खत्म। बाकी एकदम रूटीन क्वेश्चन जो किया हुआ है आपने, वेल प्रिपेयर्ड है, आपने पास्ट के क्वेश्चन पेपर्स को देखे हैं, आपको सब आता है। क्या बताना चाह रहा हूँ मैं, पास्ट के पेपर्स को अगर आपने देखे अच्छे से समझ के किया हुआ है तो आप वेल प्रिपेयर्ड हैं। इसके बाद थोड़ा अपना ध्यान इस ओर ले जाइए, एप्टीट्यूड को बढ़ाना। एप्टीट्यूड को बढ़ाना मतलब क्वेश्चन को एज ए होल समझना। क्वेश्चन लेंदी लग रहा है तो उसको माइन्यूटली ऑब्जर्व करना, उसके ऑप्शंस को देखना, इन चीज़ों पे ज़्यादा ध्यान दीजिए। पढ़ते समय भी किसी क्वेश्चन का आंसर आ गया, खुश होइए, बिल्कुल हक है आपका। थोड़ा रुकिए, देखिए कि इसको कोई और छोटे स्टेप में किया जा सकता था क्या। इसकी आदत डालिए, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। जेईई एडवांस्ड को आप में से 99% लोग गलत तरीके से अप्रोच करते हैं। आप में से 99% लोग ये सोचते हैं कि कौन सा टीचर हमें इतना मटेरियल दे दे, इतने क्वेश्चन करा दे कि हमारा कल्याण हो जाए, उसी में से कुछ आने वाला है। ऐसा नहीं होता है, कोई टीचर इन क्वेश्चंस को क्रिएट नहीं कर सकता है। लेकिन यह भी सच है कि हर अच्छा टीचर ये सारी बातें बताता है, पर उसमें जो ट्वीकिंग करके वो क्वेश्चन पूछते हैं वो आपको अपने आप सीखनी है। हाँ, वो टीचर आपके साथ अच्छा नहीं कर रहा, वो इंस्टीट्यूट आपके साथ अच्छा नहीं कर रहा, वो फ्रेंड आपके साथ अच्छा नहीं कर रहा, जो आपसे कहता है कि ये सब बना ले, ये कर ले, ये कर ले, ये कर ले, तब तो करना चाहिए। जब हमारे पास समय है तो सीखने के लिए तो करना ही चाहिए क्वेश्चन, उसकी कोई रोक नहीं है। पर अभी अगले 2 महीनों में मैं देख रहा हूँ आप में से कई लोग बहुत उतावले हुए जाते हैं कि हम क्या कर लें कि जेईई एडवांस में सेलेक्ट हो। करना क्या है, इस वीडियो को 3 बार देखिए और समझिए, खुद से डिसीजन लीजिए कि करना क्या है। ये एक क्वेश्चन है, सिंपल ही क्वेश्चन है SHM पे। ये भी क्वेश्चन एक ऐसा है जो सिस्टम, मतलब सिस्टम की बात कर रहा हूँ और ये मेरी प्रॉब्लम बुक में पहले से प्रेजेंट है। इस सिस्टम की बात कर रहा हूँ, वहाँ पे बल्कि ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है, ग्रेविटी भी है, इन्होंने ग्रेविटी को इग्नोर कर दिया है। क्वेश्चन सिंपल ये है कि 2 चार्ज हैं, एक यहाँ एक यहाँ। ये भी लिखा नहीं है क्वेश्चन में, आपको खुद से समझना है कि एक यहाँ और एक यहाँ है। इक्विलिब्रियम के बारे में सोचेंगे, SHM का कोई भी क्वेश्चन देखते ही पहले इक्विलिब्रियम के बारे में सोचना है। अगर मन में ये भरा हुआ है तो आप क्वेश्चन जरूर कर पाएंगे। अब इसको फिक्स रखा, इसको टेप कर दिया, इसको थोड़ा सा डिस्प्लेस कर दिया, तो दिखाना है कि ऑसिलेट वगैरह करेगा, उसका टाइम पीरियड निकालना है। तो मुश्किल तो बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन कॉन्सेप्चुअल है। कॉन्सेप्चुअल है मीन्स जिस बच्चे में थोड़ी प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी है। नया कितना अनूठा है, ये बिल्कुल अनूठा नहीं है। जिसने, जैसे मैंने अपनी बुक का एग्जांपल दिया, जिसने उस क्वेश्चन को किया होगा उसको भी थोड़ा सा प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी होनी चाहिए, तो वापस इसमें इस एग्जाम हॉल में बैठ के उसको एग्जीक्यूट कर पाएगा। नहीं तो वो क्वेश्चन किया का किया रह जाएगा, उसके बावजूद इससे नहीं बनेगा।
ये क्वेश्चन ठीक है, बोल सकते हैं कि इनोवेटिव है। इनोवेटिव मतलब वैसा भी इनोवेटिव नहीं है, कॉन्सेप्चुअल है। जिनमें प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी है, रियल प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी, वही लोग ये क्वेश्चन कर पाएंगे। इन क्वेश्चंस को मैं कह सकता हूँ ये रैंक डिफरेंशिएटर्स हैं। अभी तक जितने क्वेश्चन मैंने दिखाए, हर वो स्टूडेंट जो वेल प्रिपेयर्ड है, जिसने थोड़ी भी सिंसियरिटी से प्रिपरेशन की है और जो घबराता नहीं, जो सब चीज़ों को थोड़ा सा ध्यान से देख पाता है, उसने बहुत अफलातूनी हाई फाई क्वेश्चन नहीं किए हैं, रूटीन स्टफ को अच्छे से किया है, ठीक से समझता है, अभी तक जितने क्वेश्चन दिखाए वो सब कर सकता है। ठीक है, ये थोड़ा सा अलग हट के क्वेश्चन है कि ये एक रॉड है, ये थ्रेड है, एक यहाँ पे ठोकर मारा, इस तरीके से कि थ्रेड और रॉड ऐसे एक साथ चले, मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए कि रॉड ऐसा हो गया और थ्रेड ऐसा हो गया, ये रॉड ये थ्रेड, ऐसा नहीं होना चाहिए, ये ऐसे ही चलना चाहिए, रॉड ये थ्रेड ऐसे एक साथ स्विंग करना चाहिए। ठीक है, ऑफ कोर्स मैं क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर रहा हूँ, सॉल्यूशन वीडियोस आपको तमाम मिल जाएंगे, बट इसको मैं रख रहा हूँ कि ठीक है थोड़ा इनोवेटिव क्वेश्चन है, बट स्टिल इट इज़ नॉट एट ऑल ए लेंदी क्वेश्चन, इट इज़ अ वेरी मच डूएबल क्वेश्चन, बट ओनली फॉर दोज पीपल हु अंडरस्टैंड प्रॉब्लम सॉल्विंग। इज दिस रियली समथिंग न्यू? नॉट एट ऑल अगेन। इसमें देखिए एक चीज़ पे मैं हाईलाइट करना चाहूँगा, मैंने इसको, मुझे याद आ रहा है, इस पर पहले भी वीडियो बनाया हुआ है जब जेईई एडवांस हुआ था 2024, तो बहुत सारे लोगों ने कहा कि एंगुलर स्पीड को लेके कन्फ्यूजन। अरे कोई कन्फ्यूजन नहीं भाई, क्वेश्चन जो है नॉर्मली लेमैन्स लैंग्वेज में लिखा जाता है, जिसको कोई भी समझ सके। लिखा है मोटर इज स्विच्ड ऑन सो दैट स्मॉलर डिस्क रोटेट्स एट ए यूनिफॉर्म एंगुलर स्पीड ओमेगा। इस स्टेटमेंट का मीनिंग क्या है? अगर किसी ने बड़े डिस्क को पकड़ के भी रखा है, मोटर स्विच ऑन करने से ओमेगा एंगुलर स्पीड से घूमता है, फुल स्टॉप। मोटर एब्सोल्यूट इसको ओमेगा एंगुलर स्पीड देता है। अब वो बड़ा डिस्क घूमने लगेगा तो इसकी एंगुलर स्पीड बदल जाएगी, वो भावना नहीं है इस क्वेश्चन की। मोटर ऑन करने से भले इसको किसी ने पकड़ के रखा हो, वो ओमेगा एंगुलर स्पीड से ही चलेगा। क्या कंक्लूजन्स हैं? लगभग क्या, शायद मैंने पूरा ही पेपर आपको दिखा दिया, फिर भी चलिए इसको मैं थोड़ा अनूठा क्वेश्चन मान लेता हूँ, इसको अनूठा मान लेता हूँ। तो ये रैंक में जो शुरू के 150-200 रैंक है वो डिसाइड करेंगे इसको किसने किया किसने नहीं किया। बट अल्टीमेटली कंक्लूजन्स ये हैं कि जेईई एडवांस और आईआईटी जेईई में आए हुए जितने क्वेश्चन आप कर सकते हैं कीजिए, ठीक से समझिए। रियलिस्टिक टारगेट क्यों लिख रहा हूं मैं? इन सभी क्वेश्चंस को देखने के बाद अगर मैंने पहले से टारगेट रियलिस्टिक कर रखा है तो मेरे लिए हर क्वेश्चन को समझ के करने का समय बहुत बढ़ जाता है। अगर मैं समझता हूं कि मैं 100 आउट ऑफ 100 नहीं कर सकता, मेरी उतनी पोटेंशियल नहीं है, अगर मैं टारगेट लेके जाऊं कि मुझे 70% क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करने हैं, तो फिर इस क्वेश्चन को एग्जाम हॉल में बैठ के छोड़ते समय, मतलब पढ़ के ही छोड़ दूंगा मैं। लेकिन अगर ये खुद को समझा के नहीं रखा है कि 30% छोड़ सकता हूं मैं, तो फिर मैं लगूंगा इसको अटेम्प्ट करने। मत कीजिए, दूसरे सब्जेक्ट भी हैं और भी क्वेश्चन है करने को, उनको कीजिए। ये सब आइडेंटिफाई कीजिए, ये सब कीजिए। तो अगर आप अपने टारगेट को खुद को समझाएंगे कि यार मुझे 70% अटेम्प्ट करना है, तो आप ऐसे क्वेश्चन से भिड़ेंगे ही नहीं, और नहीं भिड़ने पे आपको दुख नहीं होगा एग्जाम हॉल के अंदर। ये क्वेश्चन आ गया आप तुरंत छोड़ देंगे, ठीक है 10 में से 3 छोड़ना अलाउड है, छोड़ देते हैं इसको, चलो इसको भी छोड़ देते हैं। तो क्या हुआ? रियलिस्टिक टारगेट, पुराने सारे क्वेश्चन ठीक से समझ के कीजिए। एंड वाइल स्टडिंग ऑलवेज थिंक ऑफ वेज टू मिनिमाइज टाइम नीडेड फॉर सॉल्विंग अ क्वेश्चन। इन चीज़ों का ख्याल कीजिए, फुल कॉन्फिडेंस में रहिए, सिलेबस जितना पढ़ सकते हैं पढ़िए। आई मीन सिलेबस कंप्लीट ही करना है, फिर इस हड़बड़ में लग जाएंगे तो ढंग से नहीं पढ़ेंगे। जितना ज़्यादा कर सकते हैं कीजिए, बट मेक श्योर कि आप जो कर रहे हैं वो ढंग से कर रहे हैं। कोई क्वेश्चन बैंक अगर आपके पास नहीं है, आपके पास कोई एक्सक्लूसिव क्वेश्चन नहीं है, तो मैं आपको दे रहा हूँ ये पास्ट में आए हुए आईआईटी के क्वेश्चंस, वो अपने आप में कंप्लीट मटेरियल है। आई होप आपको ये सब सुन के अच्छा लगा। जेईई एडवांस की तैयारी आप अभी से करने लग जाएंगे, मन से करने लग जाएंगे।